राधे राधे आप सभी को। तो हम लोग जैसा कि देख लिए थे, इससे पहले ध्वनि जो अध्याय है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इसका दूसरा अध्याय जो है ध्वनि है, वो हम लोग का हो गया था समाप्त। और तीसरा अध्याय है हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह, इसको हम लोगों को देखना था। ठीक, तो आज इसको देखा जाएगा। तो इसमें देखा जाए क्या क्या है, क्या क्या दिया है टॉपिक इसमें। तो ध्वनि और लिपि है, हिंदी के लिपि चिन्ह दिया है, हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह, हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम, वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान एवं उपचार, और विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम। तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता है, ये विराम चिन्ह जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है विराम चिन्ह क्या होते हैं। और ये हिंदी वर्णमाला में ये देखिए वर्तनी जो दिया है, ठीक, हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम, यहाँ से प्रश्न बनता है। और हिंदी वर्णमाला ये लोग हम लोग पढ़े थे पीछे, ठीक, वही चीज़ है, यहाँ पे ज़्यादा वर्णमाला में पढ़ना नहीं है, पीछे हम लोग पढ़ ही लिए थे। तो देखिए ध्वनि और लिपि हम लोग को यहीं से स्टार्ट करना है, तो इसको आज अच्छे से देखा जाएगा एकदम, ठीक। तो देखिए ध्वनियाँ मनुष्य और पशु दोनों की होती हैं, ठीक। कुत्ते का भौंकना और बिल्ली का म्याऊं म्याऊं करना पशुओं के मुंह से निकली ध्वनियाँ हैं। ध्वनि निर्जीव वस्तुओं की भी होती है। तो ध्वनि तो निर्जीव वस्तु की भी होती है, कुत्ता भौंकता है तो वो भी ध्वनि है, बिल्ली म्याऊं करती है वो भी ध्वनि है। तो देखिए अब निर्जीव वस्तुओं की ध्वनि कैसी होती है, जल का वेग, ठीक, झरना जैसे उसकी भी ध्वनि होती है, वस्तु का कंपन आदि। व्याकरण में केवल मनुष्य के मुंह से निकली या उच्चारित ध्वनियों पर विचार किया जाता है, ठीक। तो व्याकरण में हम लोग सिर्फ किसको पढ़ेंगे, मनुष्य के मुंह से जो निकलती हैं ध्वनियाँ, उन पे विचार किया जाएगा और किसी पर नहीं। मनुष्यों द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ कई प्रकार की होती हैं, तो इसमें भी अब मनुष्यों द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ इसमें भी कई प्रकार की हैं। एक तो वे जो मनुष्य के किसी क्रिया विशेष से निकलती है, जैसे चलने की ध्वनि, तो हम लोग चलते हैं तभी पैर की आवाज़ आती है ना, वो भी ध्वनि ही है। दूसरे वे ध्वनियाँ हैं जो मनुष्य की अनिच्छित क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, जैसे खर्राटे लेना या जम्भाई लेना। तो हम लोग सोते हैं खर्राटा आता है, उससे भी आवाज़ निकलती है, ध्वनि होती है। जम्भाई लेते हैं तो वो भी ध्वनि होती है। तीसरी वे हैं जिनका उत्पादन मनुष्य के स्वाभाविक कार्यों द्वारा होता है, ठीक, जैसे कराहना, ये भी है, अनिश्चित है, ठीक। अब देखिए चौथी वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुंह से उच्चारित करता है। अब ये हम लोगों को देखना है कि 4 प्रकार की ध्वनियाँ हैं मनुष्य जो है करता है, तो उसमें से यही एक है, मनुष्य अपनी इच्छा से उच्चारित करता है जिसे, ठीक। चौथी ध्वनि जो है, चौथी वे ध्वनियाँ हैं जिन्हें मनुष्य अपनी इच्छा से अपने मुंह से उच्चारित करता है, इन्हें हम वाणी या आवाज़ कहते हैं। और इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, और सबके बारे में नहीं, 3 जो दिया है और वो सब के बारे में नहीं पढ़ना है। पहली 3 प्रकार की ध्वनियाँ निरर्थक है, ठीक, वो सब निरर्थक हैं। वाणी सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकती है। निरर्थक वाणी का प्रयोग सीटी बजाने या निरर्थक गाना गाने में हो सकता है। अब देखिए सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है, तो सार्थक वाणी को भाषा या शैली कहा जाता है। इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं, धारणाओं अथवा अनुभवों को व्यक्त करते हैं। बोली शब्दों से बनती है और शब्द ध्वनियों के संयोग से। अब देखिए आगे, यद्यपि मनुष्य की शरीर रचना में समानता है, मनुष्य की शरीर रचना में समानता है, तथापि उनकी बोलियों या भाषाओं में विभिन्नता है। इतना ही नहीं, एक भाषा के स्थानीय रूपों में भी अंतर पाया जाता है, पर पशुओं की बोलियों में इतना अंतर नहीं पाया जाता, ठीक। तो कैसे, मतलब ये चीज़ है कि मनुष्य बोलते हैं तो उनकी बोली में समझ में आ जाता है अंतर, लेकिन अगर गाय कोई बोल रही है तो समझ में नहीं आता है कौन किसकी गाय बोल रही है, ठीक ना। मनुष्य की भाषा की उत्पत्ति मौखिक रूप से हुई। भाषाओं के लिखने की परिपाटी उनके निर्माण के बहुत बाद आरंभ हुई, यानी कि पहले हम लोग बोलना शुरू किए, उसके बाद लिखना उसको बाद में स्टार्ट किया हम लोग, ठीक। यह तब हुआ जब मनुष्य को अपनी भावनाओं, विचारों और विश्वासों को सुरक्षित रखने की प्रबल इच्छा महसूस हुई। लगा कि जैसे हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं और उसको संरक्षित कर सकते हैं, तब मनुष्य के मन में विचार आया कि हम लोगों को लिखना चाहिए कुछ। अब देखिए आरंभ में लिखने के लिए वाक्य सूचक चिन्हों से काम लिया गया, और क्रमशः शब्द चिन्ह और ध्वनि चिन्ह बनने के बाद लिपियों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले लिपि बनी, जो हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखा जाएगा वही लिपि है। चिन्हों में परिवर्तन होते रहे, वर्तमान लिपियाँ
चिन्हों के अंतिम रूप हैं। तो वर्तमान में जो हम लोग लिख रहे हैं वो अंतिम रूप है लिपियों के, वो उसका विकास होता आया है बहुत पहले से, ठीक। तो ये अंतिम रूप ही है, इससे आगे भी बदलता रहेगा, लेकिन ये गति बहुत धीरे होती है बदलने की। पर यह कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ। उदाहरण के लिए वर्तमान काल में हिंदी लिपि में कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसके अपने लिपि चिन्ह है। तो देखिए यहाँ से एकदम आसान प्रश्न बन जाएगा कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक। संस्कृत भी देवनागरी में लिखी जाती है, नेपाली भी लिखी जाती है देवनागरी में, ठीक। तो यहाँ से बन जाएगा प्रश्न। अब देखिए हिंदी के लिपि चिन्ह, तो हिंदी के लिपि चिन्ह कौन कौन से हैं इसको देखा जाए। देवनागरी के वर्णों का उल्लेख किया जा चुका है, पृष्ठ 19। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं देवनागरी के वर्णों का। अब देखिए जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन हैं, कुल मिला के 52 वर्ण होते हैं ना। व्यंजन के साथ स्वर का संयोग होने पर स्वर का जो रूप होता है उसे मात्रा कहते हैं। तो देखिए हम लोग वहाँ पे स्वर पढ़ रहे थे और व्यंजन पढ़ रहे थे, लेकिन मात्रा क्या होती है कि जो व्यंजन के साथ जैसे क ख ग घ ज्ञ तक है, उसके साथ अगर स्वर का संयोग हो, जैसे अ से अ तक है उसका अगर संयोग होगा तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको मात्रा कहा जाएगा। तो उसमें अ नहीं रहेगा, अंग नहीं रहेगा, जिसे उसको भी कहा जाता है, लेकिन अ तक यहाँ पे दिया है। देखिए अ आ इ ई यहाँ तक इसको मात्रा का दिया है। अगर इसका संयोग होगा किसी भी व्यंजन के साथ तो क्या हो जाएगा, तो उसको मात्रा कहते हैं, ठीक। जैसे देखिए अ है ना, अब इसका भी चिन्ह होता है। देखिए अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ठीक। तो अंग को तो वह कहा जाता है, स्वरों में उसकी गिनती होती नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ प्रश्न बनता है, पूछ देगा कि मात्राओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे देखिए अ जो होता है ना, इसकी मात्रा चिन्ह इसका नहीं होता है, ठीक। तो 10 होती है मात्राएं। स्वर पूछेगा तो 11 बताया जाएगा, मात्रा पूछेगा तो 10 बताया जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग पढ़ते थे बचपन में ककारा, तो वही चीज़ है क का की कु कु क्री के कै को कौ, ठीक। अब देखिए देवनागरी लिपि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो देवनागरी लिपि जो है इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पे दिया है क्रम से, ठीक। तो यहाँ से प्रश्न बना है कि अ के लिए कोई मात्रा निश्चित नहीं है। तो ये प्रश्न बना था कि कहीं पे बना होगा, हमको याद नहीं है, लेकिन बना जरूर है। ये बना है कि किस स्वर की मात्रा नहीं होती है। तो अ जो है इसकी मात्रा नहीं होती है। जब यह व्यंजन के साथ मिल जाता है तब व्यंजन के नीचे का चिन्ह ये हलंत नहीं लिखा जाता। जैसे क, ये पे कलंत हलंत है, इस पे क पे, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा हुआ है। तो जब इसमें अ जुड़ जाएगा तो ये पूर्ण हो जाएगा क, ठीक। ये क ऐसे लिखा जाता है, मतलब इसका यही है कि इसमें अ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ख के साथ हलंत जुड़ा हुआ है, उसमें अ जुड़ा है तो ख हो गया है। ग के साथ हलंत जुड़ा है तो ग हो गया है। अब देखिए दूसरा नियम है, आ और ई बड़ी ई है, इसको दीर्घ ई कहा जाता है। और इसको ओ और औ की मात्राएं व्यंजन के बाद जोड़ी जाती है। तो व्यंजन के बाद जोड़ा जाता है, जैसे का है तो व्यंजन के बाद आया है, की है ये भी बाद में आया है, को कौ ये सब बाद में आ रहा है, ठीक। अब देखिए मूल स्वरी की मात्रा व्यंजन के पहले, ए और ऐ की मात्राएं व्यंजन के ऊपर तथा ऊ छोटा ऊ है और बड़ा ऊ, मूल स्वरू दीर्घ स्वरू, री मात्राएं नीचे लगाई जाती है। तो देखिए ये जो है ई है ना, हम लोग लिखते हैं जैसे की लिखेंगे अगर, तो ये पहले रहेगा, और ये तो ऊपर रहता ही है ए और ये नीचे रहता है, ठीक। ये भी नीचे रहती है। अब देखिए तीसरा, र व्यंजन में उ और मूल स्वरूप और दीर्घ स्वरूप मात्राएं अनेक अन्य व्यंजनों की तरह न लगाई जाकर इस तरह लगाई जाती हैं। तीसरा नियम ये है, ठीक। देखिए यहाँ पे र प्लस उ मूल स्वरूप है तो रू हो गया, तो बस ये र के साथ है नियम, और ये है र और प्लस दीर्घ स्वरूप, तो ऐसे रू हो जाता है। तो जैसे रुपया लिखा जाता है ना, देखिए ऐसे रुपया लिखा जाता है, रुपया, तो इसी में रहता है, ऐसे रहता है, ठीक, रुपया। तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें जो है कि मूल स्वरूप लगा हुआ है, ठीक। और ऐसे रुपया इसका ये लिखा रहेगा, ऐसा तो लिखा नहीं रहता है, मतलब ये रहता है कि उसमें जो बड़ा हुआ है दीर्घ स्वरूप वो लगा रहता है, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया रू के साथ कैसे होता है, र के साथ। तो देखे होंगे कि यही सब यूज होता है, ऐसे ही लिखा जाता है।
अब र के साथ ऐसे नहीं रहेगा कि ऐसे लिख दिया जाए रू, ठीक, और चाहे ऐसे लिखा जाए, ये नियम नहीं है। जब भी लिखा जाएगा, अगर छोटा ऊ लिखना है तो ऐसे हो जाता है, और बड़ा ऊ लिखना है तो ऐसे हो जाता है, ठीक। अब देखिए तो हो गया। अब चौथा नियम देखा जाए हम लोगों का, क्या है कि अनुस्वार, ठीक, जिसको हम लोग अंग कहते हैं, और विसर्ग क्रमशः स्वर के ऊपर या बाद में जोड़े जाते हैं। जैसे अ प्लस अंग का मात्रा है तो ऊपर हो जाता है अंग, ये क प्लस अंग है तो कंग हो जा रहा है, अ प्लस अ है तो अ हो जा रहा है, और क प्लस अ क आदि। पांचवा ये है, अब देखिए पांचवा नंबर नियम क्या है कि स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार 12 खड़ी कहते हैं। जैसे क, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कंक। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा 12 बनता है, ठीक। देखिए क बन रहा है, का, की, कू, के, कै, को, कौ, कंक। तो ये सब 12 बन रहा है। व्यंजन दो तरह से लिखे जाते हैं, खड़ी पाई के साथ और बिना खड़ी पाई के। ये भी ध्यान देना है कि व्यंजन कैसे लिखा जाता है। तो अब इसमें देखिए छठवां नंबर दिया है, कैसे लिखा जाता है, ये सब जानने की चीज़ें हैं। देखिए छठवां नंबर है अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं, और शेष व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, च इत्यादि खड़ी पाई वाले व्यंजन हैं। तो खड़ी पाई का मतलब यही होता है कि जैसे एक सीधी रेखा है, इसको हम लोग खड़ी पाई कह देते हैं। तो देखिए ये अंग दिया है ना, इसमें एक सीधी पाई नहीं है, ये ऊपर से है, ठीक। छ में भी ऊपर से है, ट में भी है, ठ में भी है, ड में भी है, ढ में भी है, द में भी है, र में भी है। तो ये बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन है, ठीक। और खड़ी पाई वाले व्यंजन वे हैं जिसमें सीधी डंडी नीचे लगी हुई है। तो क में है, ठीक, ख में भी इधर लगी हुई है, ग में भी है देखिए, और घ में भी है, च में भी है। तो ये खड़ी पाई वाले व्यंजन है। समानतः सभी वर्णों के सिरे पर एक आड़ी रेखा रहती है जो ध, झ और भ में कुछ तोड़ दी गई है। तो ये सामान्यतः ये रहती है, जैसे हम लोग को मान लीजिए ख लिखना है चाहे क लिखना है तो ऐसे लिखा जाएगा, ये ऊपर से बना दिया जाता है, और ग लिखा जाएगा, ठीक। तो ये रहता है, ऐसे रहता है। तो इसमें पूरा रहता है, लेकिन किसमें आधा रहता है, ध में ये आधा ही रहता है। जैसे ऐसे लिखा जाएगा ध, तो इसमें देखिए यही तक रह रहा है ना, तो इसमें आधा रहता है, वही चीज़ कह रहा है। तो ध, झ और भ में कुछ तोड़ दी गई है। अब सातवां नंबर देखिए नियम, जब दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच कोई स्वर नहीं रहता, तब दोनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क लिखा है और त लिखा है, तो यहाँ पे भी स्वर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हलंत लगा हुआ है, त है, यहाँ पे भी हलंत लगा हुआ है, मतलब कि इसमें कोई में स्वर नहीं है दोनों में भी। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा त और ये त्य मिल गया है, बन गया है, क और ल मिलके क्ल बन गया है, ठीक। अब आठवां नियम देखा जाए। आठवां नंबर नियम ये है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो ये हम लोग पीछे पढ़े हैं कि द्वित्व किसे कहते हैं, संयुक्त किसे कहते हैं, युग्मक किसे कहते हैं, वही चीज़ है युग्मक द्वित्व। अब देखिए जैसे क है, दोनों मिलके चक्का है ना, तो इसमें जो क है इसका द्वित्व हो गया है चक्का। यहाँ पे पत्ता है तो यहाँ पे त का द्वित्व हुआ है, यहाँ पे गन्ना है तो यहाँ पे न का द्वित्व हुआ है, और सम्मान है तो यहाँ पे म का द्वित्व हुआ है। द्वित्व का मतलब ये है कि दो, ठीक। दो म आ रहा है तो द्वित्व हो गया, दो न आ रहा है तो द्वित्व हो गया, ठीक। अब देखिए आगे, अब हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह, इसको देखा जाए। हिंदी के एकाधिक रूप वाले चिन्ह, हिंदी में निम्नलिखित वर्णों के दो दो रूप प्रचलित हैं। तो हम लोग पुरानी किताब अगर पढ़ेंगे तो ये इसमें मिलेगा। जैसे ऐसे लिखा रहता है, ठीक। समझ में नहीं आता है कि लिखा क्या है, लेकिन समझ में पढ़ते पढ़ते समझ में आता है कि ये के लिए ही है, ये है, ये छ, ये देखिए झ के लिए ऐसे बनाया जाता है। पुरानी किताबों में मिल जाएगा, जो बहुत पहले से की छपी हुई हैं। देखिए ड़ ऐसे लिखा रहेगा, ल और त्र, ठीक। र व्यंजन का प्रयोग अनेक प्रकार से होता है। तो ये र व्यंजन जो है इसका प्रयोग यहाँ पे देखा जाएगा कैसे होता है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो पहला ये कि स के साथ, ये तालव्य स है, इसके साथ र इस तरह आता है, तो स आधा स है और इसमें स्र, ठीक। तो स के साथ र लगता है तो ऐसे लिखा जाता है स्र, ठीक है। अब देखिए
दूसरा है अंग, छ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़ व्यंजनों को छोड़कर अन्य व्यंजनों के साथ जब र आता है तब वे व्यंजन आधे रूप में आते हैं। ऐसी स्थिति में र का यह रूप हो जाता है, जैसे प्रभात। तो यहाँ पे देखिए इनको छोड़ के अंग, छ, इय, ट, ठ, ड, ढ, ड़ इनको छोड़ करके अन्य व्यंजनों के साथ जब आता है र, ठीक, तो व्यंजन के आधे रूप में आते हैं। ऐसी स्थिति में र का यह देखिए ये ऐसे बनाया है ना, रूप हो जाता है। जैसे प्रभात लिखा है तो यहाँ पे प्र हो गया है, प्रभात। तो यहाँ पे मतलब ये है, ऐसे प्रभात लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए, इसको फिर से देख लिया जाए। यहाँ पे ये प है ना, ये आधा है और प्लस र है, तब जाके ये प्र बना है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि र आधा है, यहाँ पे प आधा है, यहाँ पे प पे हलंत लगा हुआ है, ठीक। र पूरा रहता है इसमें, ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। अब देखिए ये क्रय है, इसमें भी र आधा है, अरे र कर रहे हैं, इसमें भी क आधा है, ठीक। और ग्राय है, इसमें भी ग आधा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। पूछ देगा इसमें कि प्रभात में कौन सा वर्ण जो है कि आधा है, तो इसमें प आधा है। अब देखिए छ, ट, ठ, ड, ढ व्यंजन जब आधे या स्वर विहीन हो और उसके बाद र आए तब इन व्यंजनों के पूर्ण रूप के साथ र का इस तरह ये होता है ना, राष्ट्र में जैसे रूप होता है, जैसे ड्राम, ठीक, ट्रेन। अब देखिए ये छ, ट, ठ, ड, ढ और छ इनके साथ जब आएगा तो ये स्वर विहीन हो, मतलब कि जैसे उस पे हलंत लगा हुआ हो और उसके बाद र आए तब उन व्यंजनों के पूर्ण रूप के साथ र का इस तरह रूप होता है। मतलब यहाँ पे भी यहाँ पे ड्राम लिखा है ऐसे, जैसे ये देखिए राष्ट्र ले लीजिए, ट उसमें भी रहेगा, तो ऐसे राष्ट्र होता है ना, राष्ट्र। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ट जो है वही आता है, यहाँ पे ट हलंत लगा हुआ है प्लस र जुड़ा है, तब जाके ऐसे ट्र बना है, ठीक, राष्ट्र। अब देखिए ये दो कंडीशन में तो हम लोग देखें कि र आधा नहीं हो रहा है, दूसरा जो व्यंजन रह रहा है वही आधा हो रहा है। लेकिन अब र कैसे कहाँ पे आधा होता है ये देखा जाए तो देखिए, अब यहाँ पे दिया है कि आधे र के लिए ऊर्ध्व रेफ, इसको हम लोग रेफ कहते हैं, ठीक, चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ये दर्द, गर्म, धर्म, तो यहाँ पे जो है कि र आधा रहता है, ठीक। इसको एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे आधा र रहता है, और दोनों में नहीं है, यहीं पर है आधा र। ये दर्द लिखा है, ये ऊपर से बना है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो दर्द यहाँ पे ये है, ये वाली चीज़ दर्द में, तो उसका मतलब ये है कि द है प्लस र, ये आधा है, इसमें हलंत लग गया अब, ठीक, तब ये बना हुआ है। और जगह पूरा रह रहा था, इसमें आधा रह रहा है। अब देखिए हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम। अब हिंदी वर्तनी का नियम देखा जाए कि कैसे है, तो इसको देखा जाए हिंदी वर्तनी के महत्वपूर्ण नियम, ठीक। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं, या हिज्जे स्पेलिंग भी कहलाती है। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने के लिए ही वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ समझी जाएगी। अतः वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति, ये वर्तनी समिति है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की वर्तनी समिति 1962 में जो उपयोगी और सर्वमान्य निर्णय किए हुए निम्नलिखित हैं। तो क्या निर्णय है इसमें देखा जाए, जो निर्णय दिए होंगे वो नियम हो जाएंगे। अब पहला नियम यह है कि हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़ शेष सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएं, ठीक। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं विभक्ति चिन्ह वही है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो वो सब विभक्ति चिन्ह है। ने, ठीक, कर्ता वाला में नहीं आ रहा है तो ने विभक्ति चिन्ह है, को जो है वो भी विभक्ति चिन्ह है। तो ये बताया गया कि जो है कि विभक्ति चिन्हों को सर्वनामों को छोड़, सर्वनाम जो होते हैं, ठीक, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, तो सर्वनाम है, इनको छोड़कर सभी प्रसंगों में शब्दों से अलग लिखे जाएं। जैसे राम ने कहा, तो यहाँ पे राम से अलग हो गया है ना, ने एक ही में नहीं है कि राम ने कहा, तो यही चीज़ है, राम ने कहा। स्त्री को, ठीक, तो यहाँ पे भी को भी अलग हो जा रहा है।
सर्वनाम में उसने, मुझ में, हम में, तुमसे, किस पर, आपको। तो सर्वनाम में क्या होता है कि उसने है तो एक ही में आ जा रहा है, देखिए उस के साथ ही एक ही में आ जा रहा है, ठीक। और मुझ में, उस, हम में, यहाँ पे देखिए हम में है, तुमसे, तो यहाँ पे भी से आ जुड़ा हुआ है, हम में ये भी जुड़ा हुआ है, किस पर यह भी पूरा जुड़ा हुआ है, आपको तो को भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसमें भी अपवाद है। क्या अपवाद है देखा जाए। अपवाद इसमें क नियम है, यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें पहला सर्वनाम, ठीक। यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो, जैसे यहाँ पे उसने दिया है, ठीक, मुझ में, ये दो विभक्ति चिन्ह हो गया, में और ने, तो उनमें पहला सर्वनाम से मिला हुआ हो और दूसरा अलग लिखा जाए, जैसे उसके लिए, इनमें से। तो यहाँ पे यही नियम है कि यदि देखिए यहाँ पे दिया है ना कि यदि सर्वनाम के साथ दो विभक्ति चिन्ह हो तो उनमें पहला सर्वनाम से मिला हुआ और दूसरा अलग लिखा जाए, तो पहला सर्वनाम से मिला हुआ लिखा जाएगा, दूसरा अलग लिखा जाएगा। जैसे उसके लिए, तो यहाँ पे एक मिला हुआ है के, और के लिए यहाँ पे अलग लिखा गया है, ठीक। इनमें से हो गया, तो यहाँ पे में जो है ये जुड़ा हुआ है, से अलग है, तो एक जुड़ा हुआ रहेगा सर्वनाम के साथ और एक अलग रहेगा। अब देखिए ख नंबर, अब देखिए ख नंबर देखा जाए तो यहाँ पे है कि सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही, तक आदि अव्यय का निपात हो तो विभक्ति अलग लिखी जाए, जैसे आप ही के लिए। तो देखिए आप के साथ अगर ही आ गया है तो ये के लिए जो है इसको अलग कर दिया गया है, वही चीज़ है। मुझ तक को, तो यहाँ पे तक बीच में आ गया है अव्यय, तो यहाँ पे को अलग कर दिया गया है, ठीक। तो सर्वनाम के साथ अगर ये ही और तक अव्यय आ जाएगा तो ये जो कारक चिन्ह होता है इसको अलग कर दिया जाएगा। अब देखिए संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगभूत क्रियाएं अलग रखी जाएं, जैसे पढ़ा, करता है, आ सकता है, ठीक। अब देखिए तीसरा है कि तक, साथ, ये तक, साथ आदि अव्यय अलग लिखे जाएं, जैसे आपके साथ। तो यहाँ पे साथ जो है इसको अलग लिखा जाएगा, आपके साथ एक ही में नहीं रहेगा, तो आपके साथ इसको अलग लिखा जाएगा। यहाँ तक, तो तक भी अलग रहेगा। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, जैसे मिलाकर, तो ये कर जो है ये क्रिया से मिलाकर लिखा जाएगा, पूर्वकालिक प्रत्यय है तो मिलाकर एक ही में हो जाएगा, रोकर, ठीक। अब ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि यहाँ पे रो लिख दिए और से यहाँ पर कर लिख दिए तो वो गलत हो जाएगा, एक ही में लिखा जाएगा कि रोकर, ठीक। अब देखिए खाकर, सोकर, तो जैसे हो गया ना कि वो खाना खाकर पढ़ने गया, तो खाकर जो है पूर्वकालिक हो जाएगा क्रिया, ठीक। अब देखिए द्वंद्व समास में पदों के बीच हाइफन, योजक चिन्ह, इसको हम लोग इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हाइफन कहा जाता है, योजक चिन्ह लगाया जाए, जैसे राम लक्ष्मण। तो ये तो चीज़ है, द्वंद्व समास होता है, इसमें मतलब दोनों पद प्रधान होते हैं, तो यहाँ पे राम लक्ष्मण के बीच में क्या रहेगा, योजक चिन्ह रहेगा, राम और लक्ष्मण, ठीक। शिव पार्वती, तो बीच में योजक चिन्ह लगेगा। अब देखिए छठवां नियम ये है कि सा, जैसा आदि सारूप्यवाचकों के पूर्व हाइफन का प्रयोग किया जाना चाहिए, जैसे तुम सा, ठीक। तो ये तुम सा लिखा रहता है तो बीच में रहता है। अब देखिए राम जैसा, चाकू से, ठीक, ये तीखे वहाँ पे लिखा है। अब देखिए सातवां नंबर क्या है, तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहाँ उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं, जैसे भूत तत्व। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए भूतत्व है, यहाँ पे बीच में हाइफन का प्रयोग हो सकता है, भूतत्व। अब प्रश्न उठता है कि ये और ए का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये जो लिखा है यह है, उस पर एक मात्रा, ए की मात्रा हो गई है ये और ए, ठीक। इसका प्रयोग कहाँ होना चाहिए, यह प्रश्न न केवल विद्यार्थियों को बल्कि बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रम में डालता है। जहाँ तक उच्चारण का प्रश्न है, दोनों के उच्चारण भेद इस प्रकार हैं, ये जो लिखा गया है तो यह है, ठीक, इसमें ए मिला हुआ है। और देखिए श्रुति रूप तालव्य अर्धस्वर अंतःस्थ प्लस ए बराबर अग्र अर्ध समृद्ध दीर्घ स्वर, तो ये ए को दिया है कि अर्ध समृद्ध दीर्घ स्वर है, तो इसमें ए में, ये में और ए में डिफरेंस हमको यहाँ पे बताना चाह रहा है। अब देखा जाए आगे कि ये और ए का प्रयोग कहाँ पे होता है,
तो ये जो है ये और ए का प्रयोग अव्यय क्रिया तथा शब्दों के बहुवचन बनाने में होता है। तो शब्दों के बहुवचन बनाने में इसका प्रयोग होता है। ये प्रयोग क्रियाओं के भूतकालिक रूपों में होते हैं, ठीक, जो बीत चुका है उसके। लोग इन्हें कई तरह से लिखते हैं, जैसे आई। आई तो ये दोनों चीज़ है, लेकिन इसमें एक गलत है। आई है और ये आई है। आए आए, गई गई, गए गए, हुआ हुए हुए इत्यादि। एक ही क्रिया की दो अक्षरी आज भी चल रही है। इस संबंध में कुछ आवश्यक नियम बनने चाहिए। कुछ नियम इस प्रकार स्थिर किए जा सकते हैं। तो इसमें क्या नियम दिए हैं, इनको देखा जाए तो क नंबर ये है कि जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन रूप में या अंत में आता है, उसके बहुवचन का रूप ये और तदनुसार एक वचन स्त्रीलिंग में ई और बहुवचन में ई का प्रयोग होना चाहिए। उदाहरण के लिए गया, आया, ठीक। तो ये भूतकाल में है ना, जो बीत गया है, गया आया। अगर या लास्ट में आ रहा है, ठीक ना, यहाँ पे लिखा है कि या अंत में आता है, तो उसके बहुवचन रूप में ये और एक वचन स्त्रीलिंग में ई, ठीक, और बहुवचन में ई का प्रयोग होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे दिया है गया आया, आया गया है, ठीक, का स्त्रीलिंग में गई आई, ये होगा। यहाँ पे ई का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जो वो होता है कि ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि गई, ये गलत हो जाएगा। तो क्या सही होगा, ये वाला सही होगा, गई गई आई होगा। गई और आई नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार बहुवचन के रूप गए आए होंगे, गए आए नहीं। तो ये छोटी छोटी बारीकी है, इसको ध्यान देना है, व्याकरण में यही चीज़ है। अब देखिए, इसी रीति से अन्य क्रियाओं के रूपों का निर्धारण करना चाहिए। अब ख नंबर है, जिस क्रिया के भूतकालिक पुल्लिंग एक वचन के अंत में आ आता है, वहाँ पे या आ रहा था, ठीक, और यहाँ पे आ रहा है, उसके पुल्लिंग बहुवचन में ए होगा और स्त्रीलिंग एक वचन में ई, दीर्घ स्वरी तथा बहुवचन में ई। हुआ का स्त्रीलिंग एक वचन हुई, ये सही है, ठीक। तो आ से खत्म हो रहा है ना, अंत हो रहा है आ से। अब भूतकालिक है, पुल्लिंग है एक वचन, तो ये आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा हुई। और बहुवचन कैसे बनेगा, हुई। और पुल्लिंग बहुवचन हुए होगा, ये पुल्लिंग बहुवचन बना जाएगा तो हुए होगा। हुए, या ये देखिए ये हुए लिखा है ना, ये पर एक की मात्रा है, कहाँ गया, ठीक। तो हम लोग यहाँ थे कि ये हुए और हुए, ये सब नहीं होगा। ये हुई और हुए, ये सब कोई शुद्ध शब्द नहीं है, ऐसे नहीं हो जाएगा। देखिए ग नंबर है कि दे ले पी कर, इन चार धातुओं को ह्रस्व इकार कर फिर दीर्घ करने पर और ई ए, यहाँ पे ई प्रत्यय है ना, ई प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रियाएं इस प्रकार बनती हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है ना, दे ले पी कर, इन चार धातुओं को रस्व इकार कर। रस्व मतलब कि छोटी की मात्रा, इकार कर, जैसे दी कर दिया है, यहाँ पे ली कर दिया है, की कर दिया है, फिर दीर्घ करने पर, ठीक, फिर दीर्घ करने पर और ये प्रत्यय लगाने पर उनकी विधि क्रियाएं इस प्रकार बनती हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है दी, जो उसमें जोड़ दिया है, प्लस ये जोड़ दीजिए हो गया है, ठीक। दीजिए, लीजिए, पीजिए, कीजिए, ये सब बना है। तो कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिए, दीजिए ऐसे लिखा जाता है, और लीजिए, पीजिए, कीजिए, सब एक ही तरह से है। अब घ नंबर देखा जाए, अव्यय को पृथक रखने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए, जैसे इसलिए, चाहिए। संप्रदान विभक्ति के लिए में भी ए का व्यवहार होना चाहिए, जैसे राम के लिए आम लाओ। इसको फिर से देख लिया जाए। देखिए दिया है कि अव्यय को पृथक रखने के लिए ए का प्रयोग होना चाहिए, जैसे इसलिए, ये प्रयोग हुआ ए का ना, चाहिए, ठीक। ए संप्रदान विभक्ति के लिए, यहाँ पे होता है ना लिए, में भी ए का व्यवहार होना चाहिए, जैसे राम के लिए। तो यहाँ पे भी लिए वाला में ये नहीं लिखा जाएगा। जैसे कोई भी कहा जाता है कि राम के लिए आम लाओ, ऐसा है, तो यहाँ पे लिए जो है उसमें ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि लिए, ये वाला चीज़ नहीं है, ये शुद्ध रूप नहीं है। यहाँ पे यही सही है, ए वाला, ठीक, विभक्ति वाला जो रहता है चिन्ह, लिए। अब देखिए, विशेषण शब्द का अंत जैसा हो वैसे ही ये या
ए का प्रयोग होना चाहिए। जैसे नया है तो बहुवचन में नए और स्त्रीलिंग में नई। जाता हुआ आदि है तो बहुवचन में जाते हुए और स्त्रीलिंग में जाती हुई। इसको जल्दी-जल्दी देख लिया जाए क्योंकि इतना कोई इम्पोर्टेंट तो है लेकिन इसमें हाँ, इम्पोर्टेंट है लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, इसको आराम से पढ़ लिया जाएगा और आप लोग इसको कई बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पढ़ दिया जा रहा है बस। इन नियमों से यह निष्कर्ष निकलता है कि भूतकालिक क्रियाओं में ये का और अवयवों में ए का प्रयोग होता है। विशेषण का रूप अंतिम वर्ण के अनुरूप ये या ए होना चाहिए। अच्छा यह होता कि दोनों के लिए कोई एक सामान्य नियम बनता। भारत सरकार की वर्तनी समिति ए के प्रयोग का समर्थन करती है। ये ध्यान देना कि इसका प्रयोग का समर्थन करती है भारत सरकार की वर्तनी समिति। अब आगे देखा जाए, संस्कृत मूलक तत्सम शब्दों की वर्तनी में सामान्यतः संस्कृत वाला रूप ही रखा जाए परंतु जिन शब्दों के प्रयोग में हिंदी में हलंत का चिन्ह लुप्त हो चुका है उनमें हलंत लगाने की कोशिश न की जाए। जैसे महान, ठीक, तो महान में हलंत नहीं रहता है। विद्वान, जगत, किंतु संधि या छंद समझने की स्थिति हो तो उन्हें हलंत रूप में ही रखना होगा। जैसे जगत प्लस नाथ, तो इसमें तो जगन्नाथ हो जाता है तो जगत में आधा रहेगा। ठीक, जहाँ वर्गों की पंचमाक्षर के बाद उसी के वर्ग के शेष 4 वर्णों में से कोई वर्ण हो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए। जैसे वंदना, नंद, नंदन, अंत, गंगा, संपादक आदि। ठीक, अब देखिए, नहीं, मैं, हैं, में इत्यादि के ऊपर लगी मात्राओं को छोड़कर शेष आवश्यक स्थानों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग करना चाहिए। नहीं तो हंस और हंस, हंस तथा अंगना और अंगना का अर्थभेद स्पष्ट नहीं होगा। ठीक है, अरबी फारसी के वे शब्द जो हिंदी के अंग बन चुके हैं और जिनकी विदेशी ध्वनियों का हिंदी ध्वनियों में रूपांतर हो चुका है उन्हें हिंदी रूप में ही स्वीकार किया जाए। जैसे जरूर, कागज आदि। किंतु जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग अभीष्ट हो वहाँ उनके हिंदी में प्रचलित रूपों में यथास्थान नुक्ते लगाए जाएं ताकि उनका विदेशीपन स्पष्ट रहे। जैसे राज, नाज। अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभीष्ट होने पर आ की मात्रा पर अर्धचंद्र का प्रयोग किया जाए। ये आप लोग ध्यान दिए होंगे, यही चीज़ होता है। डॉक्टर लिखा है ना, इसका मतलब यही होता है कि इंग्लिश से आया हुआ है। डॉक्टर जो लिखा जाता है, एक कॉलेज लिखा है, इंग्लिश का शब्द है। ठीक, हॉस्पिटल है। संस्कृत के जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग होता है वे यदि तत्सम रूप में प्रयुक्त हों तो विसर्ग का प्रयोग अवश्य किया जाए। जैसे स्वांतः सुखाय, दुख। परंतु यदि उस शब्द के तद्भव में विसर्ग का लोप हो चुका हो तो उस रूप में विसर्ग के बिना भी काम चल जाएगा। जैसे दुख, सुख। ठीक, तो यहाँ पे दुख में ये ऐसे नहीं रहेगा, तभी भी काम हो जाएगा। अब 15 नंबर ये है कि हिंदी में अय और औ का प्रयोग 2 प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। ठीक, आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ हैं और आदि में है तथा दूसरे प्रकार की गवैया, कौवा आदि में। क्या लिख रहा है देखिए, हिंदी में ये यहाँ पे लिखा है ना, अय और औ का प्रयोग 2 प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए होता है। पहले प्रकार की ध्वनियाँ है, ठीक, और आदि में है तथा दूसरे प्रकार की गवैया, कौवा आदि में। इन दोनों ही प्रकार की ध्वनियों को व्यक्त करने के लिए इन्हीं चिन्हों अय, यहाँ पे लिखा है ना, ए ऐ ओ, दोनों औ है यहाँ पे। ये अय ऐसे भी लिखा जाता है, मात्रा जब बनाई जाती है तो ऐसे हो जाता है 2, ठीक, का प्रयोग किया जाए। गवैया, कौवा आदि संशोधनों की व्यवस्था ठीक नहीं है तो ऐसे नहीं लिखा जाता है। गवैया, कौवा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये ऐसे सही है, गवैया ऐसे सही है। तो विवर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान एवं उपचार ये हम लोग पढ़ेंगे अब कल। ठीक, आज के लिए इतना हो गया। ये 15 नियम जो दिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये इससे हम लोग को वर्तनी समझ में आ जाएगी कि वर्तनी कैसी रहेगी तो सही रहेगी। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे फिर कल और इसको पढ़ा जाएगा, वर्तनी की विशेष अशुद्धियाँ और उनके निदान। धन्यवाद आप सभी का।